आज की कहानी एक ऐसी दिलचस्प घटना पर आधारित है जो न केवल आपके दिमाग की बत्ती गुल करेगी, बल्कि एक फिल्मी कहानी से कम नहीं लगेगी। इस कहानी में हत्या होती है, पर उस हत्या से कहीं ज्यादा इसके रहस्यों से उठते पर्दे आपको चकित करेंगे। और ये 100% सच्ची घटना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टीरियस क्राइम पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्राइम थ्रिलर, हॉरर और मिस्टीरियस जैसी कहानी आपको पसंद आती है तो आप सही जगह पर हैं। तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो नया एपिसोड इसमें अपलोड होगा उसका पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा। इस कहानी को आप अंत तक जरूर से सुनिएगा, वो भी बगैर स्किप किए। तभी आपको हर एक मोड़ पर आने वाले ट्विस्ट के बारे में पता चलेगा। तो चलिए जल्दी से इस कहानी को शुरू करते हैं। शेरोन मार्शल कथित तौर पर एक यंग एग्जोटिक डांसर थी। उसने अपने आसपास कई लोगों को नचाया। पूरी दुनिया उसके लिए खुली थी। वह अपने क्लास में सबसे अच्छे और इंटेलिजेंट छात्रों में से भी एक थी। दयालु दिलवाली और 1969 में जन्मी शेरोन ने 1986 में फॉरेस्ट पार्क जॉर्जिया के हाई स्कूल से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी। उसने अपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के सपने को पूरा करने के लिए फुल स्कॉलरशिप के साथ जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई करने की सोची थी। पर हाई स्कूल के अंतिम महीने में ही अपने प्रेमी से शेरोन प्रेग्नेंट हो जाती है। इस कारण वह कभी कॉलेज नहीं गई। उसने अपने प्रेमी को इस बच्चे के बारे में कभी नहीं बताया था। शेरोन ने अपने इस रहस्य को अच्छी तरह छुपाया था और उसने एक बच्चे को जन्म दिया और फिर उस बच्चे को टेक्सास के एक अमीर जोड़े को गोद में दे दिया। हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान उसके जीवन के सपने उथल पुथल हो गए थे। इस बीच उसका एरोस्पेस इंजीनियरिंग कॉलेज जाने का मौका भी चला गया। एक बार तो उसने अपने प्रेमी के साथ भाग जाने की कोशिश भी की, पर इसमें वो सफल नहीं हो सकी। शेरोन अंततः माइकल फ्रैंक नाम के एक व्यक्ति के साथ एक नई शुरुआत के लिए टाम्पा, फ्लोरिडा चली गई। शेरोन ने फ्रैंक के साथ रहने के बावजूद दूसरे व्यक्ति के साथ डेट करना शुरू कर दिया और वह जल्दी ही दूसरी बार प्रेग्नेंट हो गई। उसने फिर से बच्चे के पिता को इस प्रेगनेंसी के बारे में कभी कुछ नहीं बताया और फिर 1988 में अपने बेटे माइकल गेरोग्री मार्शल को जन्म दिया। उसने बच्चे को अपने पास रखने और फ्रैंक के साथ पालने का फैसला किया। फ्रैंक और शेरोन एक जटिल बीमारी से पीड़ित थे। इनके बीच कुछ रोमांटिक था भी कि नहीं, और इनके रिश्ते में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। लेकिन दोनों एक साथ रहते थे और दोनों बेटे माइकल का भरण पोषण कर रहे थे। माइकल फ्रैंक पेशे से एक चित्रकार के रूप में काम करते थे, लेकिन उनकी पीठ अक्सर खराब रहती थी और इस वजह से वह शायद आगे कभी काम नहीं कर सकते थे। इसलिए शेरोन एक एग्जोटिक डांसर बन गई। उसने अपने इस काम से कमाए हुए पैसों को छुपाकर इंश्योरेंस में डालना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे जीविका चलाने के लिए सरकार के चलाए गए वेलफेयर फंड से पैसे मिलते थे। उसके साथ काम करने वाले शेरोन को दयालु और मिलनसार मानते थे। वहीं शेरोन अपने साथ काम कर रही 18 वर्षीय चेरिल एन कॉमेसो के बहुत नज़दीक थी। हालांकि ऐसी खबरें थी कि फ्रैंक और चेरिल के बीच कभी थोड़े समय के लिए रिलेशनशिप रहे होंगे, जिस वजह से
फ्रैंक और चेरिल के बीच अनबन थी। 1989 में फ्रैंक, शेरोन और चेरिल एक साथ बोटिंग पर गए थे, जहां पर चेरिल और फ्रैंक के बीच बहस हो गई थी और चेरिल ने कथित तौर पर शेरोन की शिकायत की थी और कहा था कि वह एग्जोटिक डांसर है और अपने द्वारा कमाए गए पैसों को गलत तरीके से छुपा रही है। उसके कहने का यह मतलब था कि यदि वो इस बात को उजागर करती है तो आगे से उसे सरकार से मिलने वाले चेक नहीं मिलेंगे। चेरिल की इन हरकतों से क्रोधित होकर फ्रैंक उस क्लब में गया जहां शेरोन और चेरिल दोनों काम करते थे। इधर वहां पर के लोगों ने बताया कि क्लब के सामने ही फ्रैंक ने झगड़े के दौरान चेरिल के चेहरे पर मुक्का मारा था। और फिर कुछ दिन बाद जब चेरिल अपने पिता के घर से एक दोस्त के साथ रहने के लिए निकली थी, उसके बाद से वह लापता हो गई थी। उसके कार्वेट हवाई अड्डे पर पाए गए थे। चेरिल को खोजने के लिए एक जांच शुरू की गई। फ्रैंक और शेरोन दोनों ने भी चेरिल को खोजने में मदद की, पर जैसे ही पुलिस वालों को चेरिल के लापता होने में इन दोनों के हाथ होने का सबूत मिलने लगा, उन दोनों ने तुरंत सामान पैक किए और उस क्षेत्र को छोड़ दिए, जिससे उन पर संदेह बढ़ गया। खासकर तब जब फ्रैंक और शेरोन ने यात्रा करते समय अलग अलग नामों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। इसी दौरान फ्रैंक और शेरोन ने 1989 में शादी कर ली और फ्रैंक ने दावा किया कि यह शेरोन के बेटे को अपनाने के लिए था। उनके अपने पारिवारिक नाम होने के बावजूद दोनों अक्सर अलग अलग सरनेम से इधर उधर घूमते रहे और फिर लास्ट में वे ओक्लाहोमा में सेटल हो गए। वहीं पर शेरोन एक बार फिर से एक एग्जोटिक डांसर के रूप में काम करने लगी। वे लोग जहां भी गए वहां शेरोन ने हर जगह आसानी से दोस्त बना लिए थे, लेकिन किसी को भी फ्रैंक पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि वह आक्रामक था। कथित तौर पर फ्रैंक का एक बार फिर से एक दूसरे डांसर के साथ झगड़ा हो गया था जिसके साथ शेरोन ने काम किया था, और उस डांसर ने चिल्लाकर कहा था कि शेरोन को उसे छोड़ देना चाहिए। तो उसके जवाब में फ्रैंक ने कहा था कि अगर उसने मुझे कभी छोड़ा तो मैं उसे मार डालूंगा। इधर फ्रैंक को यह पता नहीं था कि शेरोन भी उसे छोड़ने की योजना बना रही है, क्योंकि शेरोन की मुलाकात उस क्लब में एक आदमी से हुई थी और वह उसी के साथ चली गई होती। लेकिन उसे डर था कि फ्रैंक उसे या उसके बेटे माइकल के साथ क्या करेगा। इससे पहले कि वह कभी जा पाती, शेरोन अचानक ही एक दुर्घटना का शिकार हो गई। वह स्टेट हाईवे के किनारे में बेहोशी की हालत में मिली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हिट एंड रन का शिकार हो गई हो। शेरोन को अस्पताल ले जाया गया। उस वक्त फ्रैंक ने दावा किया कि दुर्घटना के समय वह सो रहा था। क्लब से उसके दोस्त मिलने आते थे। वह ठीक हो रही थी और कई लोगों ने दावा किया कि वह बेहतर हो रही थी, लेकिन फ्रैंक ने जल्द ही शेरोन से मिलने पर पाबंदी लगा दी और वह कभी होश में नहीं आई। फिर घटना के 5 दिन बाद शेरोन की चोट लगे होने के कारण मृत्यु हो गई, लेकिन कई लोगों को फ्रैंक की अजीब हरकतों पर संदेह था। खासकर ऐसा लग रहा था कि मानो शेरोन ठीक हो जाती और फिर हत्यारे की पोल खुल जाती। डॉक्टर को भी संदेह था और उसके शरीर पर देखे गए पुराने घावों के आधार पर उसने उसकी मौत को एक हत्या के रूप में रजिस्टर किया। यहाँ तक कि सिर की जिस चोट से शेरोन की मौत हुई थी वह किसी वाहन से लगने वाली चोट नहीं थी। हालांकि कोई भी यह साबित नहीं कर सका कि फ्रैंक के कारण शेरोन की मौत हुई होगी। कई लोगों ने दावा किया कि शेरोन के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाले ने यह हत्या कर दी। फ्रैंक ने शेरोन की मौत से कुछ महीने पहले ही जीवन बीमा कंपनियों से संपर्क किया था और उसके $80,000 की पॉलिसी भुनाने की सोची थी। फ्रैंक अक्सर अपने नकली नामों से पहचाना जाता था और जब जीवन बीमा कंपनी द्वारा सिटीजन नंबर मांगा गया
तो वे मेल नहीं खा रहे थे। लास्टली उसने अपना असली नाम फ्रैंक डेलानो फ्लॉयड बताया और यहीं से उसका एक नया चेहरा सामने आता है। जब फ्रैंक 1962 में 19 साल का था तो उसे 4 साल की लड़की के अपहरण और उस पर हमला करने का दोषी ठहराया गया था, जिसके कारण उसे 20 साल की सजा सुनाई गई थी और 20 साल के लिए उसे जेल भेज भी दिया गया था। हालांकि वह एक गाड़ी चुराकर मेंटल हॉस्पिटल से भागने में सफल हो गया था, जहां उसे पहली बार रखा गया था। फ्रैंक की चौंकाने वाली कहानी अभी शुरू ही हुई थी कि उसने भागने के अगले दिन सिटीजन्स एंड सॉदर्न नेशनल बैंक से $6,000 लूट लिए थे और फिर बहुत सालों बाद 1972 में उसे पकड़ लिया गया था। फिर कुछ समय बाद वह रिहा भी हो गया। इसके बाद उसने फिर से 27 जनवरी 1973 में एक गैस स्टेशन से एक महिला का अपहरण करने की कोशिश की और उसे एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। 11 जून 1973 से इस केस की सुनवाई शुरू होने वाली थी। तब तक के लिए फ्रैंक को एक बॉन्ड पर छोड़ दिया गया था और वो जेल जाने से बच गया। और जैसे ही इस केस की सुनवाई शुरू हुई, वो अदालत गया ही नहीं, जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी के लिए एक वारंट जारी किया गया। लेकिन वह गायब हो गया और भागते समय नकली नामों का उपयोग करना शुरू कर दिया और वो तब तक भागता रहा जब तक कि जीवन बीमा कंपनी को अपना असली नाम बताना नहीं पड़ा। जैसे ही फ्रैंक ने अपना असली नाम बतलाया तो रिकॉर्ड से एक भगोड़े होने की जानकारी मिली। फ्रैंक ने अधिकारियों से भागने का प्रयास किया, लेकिन उसे जल्द ही जॉर्जिया में पकड़ लिया गया। शेरोन के मरने के बाद फ्रैंक ने बेटे माइकल को फोस्टर केयर में भेज दिया था। उसकी अच्छी देखभाल के लिए माइकल के नाम को एडॉप्शन के प्रोसेस में डाल दिया गया था और बहुत जल्द उसे एक अच्छा परिवार मिल गया था। हालांकि हर कोई इस छोटे से लड़के के व्यवहार से सदमे में था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह बोल नहीं पाता है और बात करने के लिए केवल चिल्लाता और करहाता है। इधर जेल में रहते हुए फ्रैंक ने जोर देकर कहा कि वह माइकल का पिता है, इसलिए उसे अपने बच्चे से मिलने दिया जाए। और फिर कैद के दौरान बच्चे को अक्सर उससे मिलने के लिए ले जाया जाता था। जब माइकल ने फ्रैंक से मिलने में झिझक दिखाई तो अधिकारियों को शक हुआ और फिर उन दोनों का डीएनए टेस्ट किया गया। हालांकि शुरुआत में फ्रैंक ने इसका विरोध किया, लेकिन बाद में पता चला कि फ्रैंक के कहने के बावजूद माइकल उसका बायोलॉजिकल बेटा नहीं था, इसलिए दोनों की मुलाकातें रोक दी गई। लेकिन यह चौंकाने वाली कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। सितंबर 1994 में फ्रैंक को अंततः जेल से रिहा कर दिया गया। उसने ओक्लाहोमा में माइकल और उसके पालक पिता का पीछा करना शुरू कर दिया। वह जानता था कि उसे कभी भी बच्चे की कस्टडी नहीं दी जाएगी और इसलिए उसने 12 सितंबर 1994 को उसे लेने की योजना तैयार की। फ्रैंक माइकल के प्राथमिक विद्यालय में गया और उसे अपने साथ ले जाने की मांग की। जब प्रिंसिपल जेम्स डेविस ने माइकल को फ्रैंक को ले जाने की अनुमति नहीं दी, तो उन्होंने बंदूक निकाली और डेविस को धमकी दी और स्कूल में किसी को भी सचेत किए बिना माइकल को कब्जे में कर लिया। और फिर फ्रैंक ने बंदूक की नोक पर प्रिंसिपल को उन दोनों को कुछ मील दूर एक क्षेत्र में ले जाने के लिए मजबूर किया और फिर स्कूल के मैदान में ही फ्रैंक ने डेविस को एक पेड़ से बांधा और उसे बिना किसी नुकसान के छोड़ दिया और वहां से ट्रक में माइकल के साथ भाग गया। जब अपहरण का पता चला तो एक सर्च अभियान शुरू हुई, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। 2 महीने बाद आखिर फ्रैंक लुइसविले केंटकी में पाया गया
और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी माइकल का कोई सुराग नहीं मिला। उस छोटे से लड़के के साथ क्या हुआ था, इसका कोई पता नहीं चला और फ्रैंक ने पुलिस को माइकल के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। फ्रैंक ने कहा, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है कि वह कहाँ है और ना ही मुझे इसकी परवाह है। कुछ समय बाद फ्लोरिडा के पिनलेस काउंटी में झाड़ियों में कंकाल के अवशेष ढके हुए पाए गए। अवशेषों की तुरंत पहचान नहीं की जा सकी थी, लेकिन एक जांच से पता चला कि पीड़ित की पिटाई और सिर पर 2 गोली लगने से मौत हो गई थी। उधर कंसास में एक मैकेनिक ने नीलामी में ट्रक खरीदा और उसके अंदर 97 तस्वीरों से भरा एक बड़ा लिफाफा मिला, जिसमें एक महिला की तस्वीर थी जिसमें उसे पीटा जा रहा था। और यह ट्रक एक बार फ्रैंक के कब्जे में था, जिसने 1994 में उस क्षेत्र से गुजरते समय इसे चुरा लिया था। जब पुलिस वाले 1995 में पाइनलस काउंटी फ्लोरिडा इंटरस्टेट 275 से पाए गए कंकाल और फोटो वाली महिला के गाल में बने घाव को मिलाकर देखा तो ये एक दूसरे से मेल खा रहे थे और जल्द ही उस कंकाल के बारे में जानकारी मिल जाती है। और वो कंकाल था चेरिल केमोसो का। फ्रैंक को माइकल के अपहरण के लिए दोषी ठहराया गया, जो अभी भी नहीं मिला था, लेकिन माइकल को लापता की कैटेगरी में रखा गया था। उसे 52 साल की सजा सुनाई गई थी। फिर उसके बाद चेरिल केमोसो की हत्या के लिए मुकदमा चलाया गया, जहां वह दोषी पाया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन ट्रक से पाई गई तस्वीरों से कुछ और चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिससे इस मामले में एक और मोड़ सामने आया। तस्वीरों में एक युवा लड़की के साथ खुलकर मारपीट करते हुए देखा जा सकता था, लेकिन ये तस्वीरें चेरिल की तस्वीरों से काफी पुरानी थी। अब उस लड़की की पहचान जानने के लिए खोज शुरू हुई और यहीं से मामले ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया, जो कि 2014 तक ऐसा नहीं हुआ था। और यहीं से शेरोन की असली पहचान आधिकारिक तौर पर उजागर हो गई थी। शेरोन मार्शल की असली पहचान जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा। जब फ्रैंक गैस स्टेशन से एक महिला का अपहरण के मुकदमे की तारीख से भाग रहा था, तब फ्रैंक ने 1970 के दशक के मध्य में सैंड्रा फ्रांसिस ब्रेंडनबर्ग उर्फ सैंडी चिपमैन से शादी कर ली थी। उस समय उसने अपना उपनाम ब्रैंडन विलियम्स का इस्तेमाल किया था और सैंडी को यह पता नहीं चला कि वह वास्तव में कौन था। शादी के बाद दोनों के रिश्तों में कोई भी रोमांस नहीं थे और इस शादी की शुरुआत नॉर्थ कैरोलिना के एक ट्रक स्टॉप से हुई थी। उस समय सैंडी के 2 अलग-अलग पतियों से 4 बच्चे थे और सैंडी का भी खुद का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं था। गलत काम किए जाने के कारण 1975 में सैंडी को 30 दिन के लिए जेल जाने पड़े थे। उसने अपने बच्चों को फ्रैंक की देखभाल में छोड़ दिया था। जब सैंडी जेल से रिहा हुई तो उसने देखा कि उसका घर खाली था और उसके बच्चे कहीं चले गए थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि फ्रैंक उन्हें ले गया था और सैंडी को यह पता लगाने में कई साल लग गए कि उसके बच्चे कहाँ गए। लेकिन उसे अपनी 2 बेटियां एलिसन और एमी मिल गई थी। वे दोनों एक सोशल ग्रुप के साथ रह रही थी। सैंडी अपनी सबसे बड़ी बेटी सुजैन या अपने बेटे फिलिप का पता नहीं लगा सकी। 2019 में उसका बेटा फिलिप एक बड़े आदमी के रूप में आगे आया, लेकिन सैंडी की सबसे बड़ी बेटी के साथ जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। दरअसल सुजैन मेरी सेवकिस उर्फ शेरोन मार्शल ही सैंडी चिपमैन की बड़ी बेटी थी। वास्तव में एक चौंकाने वाले मोड़ में
फ्रैंक ने सैंडी के बच्चों को ले लिया था और उन्हें अलग-अलग सोशल वर्क ग्रुप के हवाले कर दिया था। लेकिन सुजैन को वो अपने साथ रख लिया और लोगों से कहता था कि वह उनकी अपनी बेटी है। फ्रैंक और सुजैन बार-बार कई अलग-अलग राज्यों में घूमते रहे। फ्रैंक ने अपने आसपास के लोगों को कई अलग-अलग कहानियां सुनाई कि कैसे वह इस युवा लड़की की देखभाल करने आए थे। लेकिन ज्यादातर कहानी में उन्होंने दावा किया कि जब सुजैन को घर वालों ने छोड़ दिया था, तो उन्होंने उसे बचाया था। उस समय उसके माता-पिता उसे तान्या ह्यूजेस के नाम से बुला रहे थे। लेकिन जब सुजैन ने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन की डिग्री ली, तब से वह शेरोन मार्शल के नाम से जानी जाने लगी। बाद में यह पता चला कि उसका अपना सौतेला पिता फ्रैंक के द्वारा एक बच्चे के रूप में शेरोन का अपहरण कर लिया गया था। उसने उसे बड़ा किया और अक्सर उस पर हमला करता था। बाद में जब वह वयस्क हो गई, तो उससे शादी कर ली और संभवतः उसकी हत्या भी उसी ने की। उसके मरने के बाद उसके बच्चे माइकल ग्रेगरी मार्शल का अपहरण कर लिया। यह एक ऐसा मोड़ था जिसे इन्वेस्टिगेटर्स ने अनबिलीवेबल पाया और इस प्रकार 2014 में यह खुलासा सामने आया। लेकिन कई लोगों को इस समय तक संदेह था कि उसने माइकल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन लगभग 20 वर्षों के झूठ के बाद सितंबर 2014 में आखिरकार फ्रैंक ने स्वीकार कर लिया कि उसने माइकल का मर्डर करके डिस्पोज करने के लिए इंटरस्टेट 35 में उसकी बॉडी को छुपा दिया था। लेकिन गहन खोज के बाद भी उसका पता नहीं चला। हो सकता है कि माइकल के शरीर को उस क्षेत्र के जंगली सुअरों ने खा लिया हो। फ्रैंक फ्लॉयड को कभी भी शेरोन की हत्या का दोषी नहीं पाया गया, हालांकि वह इस अपराध का भी दोषी था। आज तक वह शेरोन की मौत के बारे में बात करने से इनकार करता था। फ्रैंक अभी भी चेरिल की हत्या के लिए मृत्युदंड की सजा का इंतजार कर रहा था। 23 जनवरी 2023 को 79 वर्ष की उम्र में उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है। एक वक्त पर फ्रैंक शेरोन की मां का पति था और कुछ समय बाद फ्रैंक ने शेरोन से भी शादी कर ली थी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बतलाएं और फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।